प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। मेरा नाम है महेश शर्मा और अपन पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। और इसे अपन आज पढ़ने वाले हैं चुंबकीय सेतील्य वक्र और सेतील्यता। तो क्या होता है चुंबकीय सेतील्य वक्र, जिसे अपन बीएच वक्र के नाम से भी जानते हैं। बीएच जिसे अपन बीएच वक्र के नाम से भी जानते हैं। इसी को लेकर अपन आज का अपना पूरा लेक्चर है। तो देखिए, चुंबकीय सेतील्य वक्र प्राप्त करने के लिए बनाने के लिए अपन लेते हैं लोहे चुंबकीय पदार्थ। क्या लेंगे? अपने देखो, इससे पहले अपने क्लास ऑफ मटेरियल चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ रखा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, उसमें एक बात है लोह चुंबकीय पदार्थ जो मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भारतीय और शीघ्रता से विस्थापित होता था। ठीक है, वो था लोह चुंबकीय पदार्थ। तो अपना जो चुंबकीय सेतील्य वक्र किसके लिए होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए होता है। किसके लिए? लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करते हैं, चुंबकीय सेतील्य वक्र बनाने के लिए एक लोह चुंबकीय पदार्थ लेते हैं, लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, जो शुरू में प्रारंभ में अचुंबकित पूर्ण रूप से विचुंबकित होता है। उसमें कोई मतलब चुंबकत्व गुण नहीं होता है, पूर्ण रूप से विचुंबकित। और उसको क्या करते हैं अपन? परिनालिका में रखते हैं। किसमें रखते हैं? परिनालिका। परिनालिका हमने पढ़ा चैप्टर 7 में, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में काम आता है। यानी अपन ने इस लोहे चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया और वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अपन बनाते हैं किसके थ्रू? परिनालिका के थ्रू, बाय यूजिंग सोलेनोइड। तो देखिए, ऐसा कुछ किया कि अपन ने क्या किया कि जैसे मान लो ये अपने पास परिनालिका है। क्या है? ये परिनालिका मैंने बना दी। क्या बना दी? परिनालिका। ठीक है, जिसमें अपन ने क्या कर दिया, ये जो इंसुलेटिंग मेटेरियल हो गया कुचालक, और इसके चारों ओर अपन ऐसे तार लपेट दी। ये तार अपन ने ऐसे लपेट दिए। ठीक है, ऐसे। और इसको किसी बाहर से बैटरी से प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को रख दिया। ठीक है, और मान लो वी वोल्ट की बैटरी, इसमें से अपन ने आई करंट बहा रहे हैं। तो जैसे क्या होगा, इस लोहे चुंबकीय पदार्थ को अपन ने परिनालिका में रखा और इसमें अपन करंट स्टार्ट किया। करंट को अपन चेंज कर सकते हैं, यानी मान लो यहाँ रियोस्टेट वगैरह वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के। तो जैसे ही करंट स्टार्ट किया तो परिनालिका में क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र अपन जानते हैं क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई, जिसमें आई क्या है? परिनालिका में बहने वाला करंट है। एन होती थी इसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, और म्यू नॉट आप जानते हो निर्वात की विद्युतशीलता, और बी इस परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है बी। तो यहाँ से जैसे इसमें अपन करंट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का म्यू नॉट एन आई। अगर मैं म्यू नॉट को नीचे लाऊं तो बनेगा एन आई, और बी अपॉन म्यू नॉट को अपन बोलते हैं एच, जिसको अपन बोलते हैं एन आई, यानी चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी अपन ने इस लोहे चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, जिससे इसमें क्या होगा? चुंबकन होगा, और आपका पदार्थ लोहे चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होना स्टार्ट हो जाएगा। चुंबकित होना, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आना स्टार्ट हो जाएगी। ये चुंबकित होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, मान लो अपन ने इस परिणाम करंट बढ़ाया तो इस H का मान भी बढ़ता जाएगा। मतलब करंट बढ़ाया मतलब I बढ़ाया तो H बढ़ेगा, और H बढ़ेगा तो अपने ग्राफ पे आते हैं जिसे अपन BH वक्र बनाना है। तो देखिए, मतलब करंट बढ़ाएंगे तो चुंबकन क्षेत्र H का मान बढ़ेगा, यानी पदार्थ में चुंबकत्व बढ़ता जाएगा, और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। मतलब अगर मैं ये अपना x और ये अपना yx ले लेते हैं तो x में लेते हैं h को। किसको? h को। होता है किसमें? ये एम्पियर पर मीटर में। और yx पर अपन लेते हैं b को। b मतलब चुंबक क्षेत्र। ये किसमें होता है? T4 टेस्ला के अंदर होता है। ये आपका ओरिजिन। तो शुरू में इसमें कोई चुंबकत्व नहीं था। जैसे जैसे अपने करंट बढ़ाया, जैसे मैं परिनालिका में करंट बढ़ाया तो करंट बढ़ाया, देखो H बराबर एन आई, अभी देखा था मैंने, H बराबर एन आई से H बढ़ेगा, और H बढ़ेगा तो B के मान में भी वृद्धि होगी। H बढ़ेगा तो B के मान में भी वृद्धि होगी, और ये वृद्धि कुछ ऐसी होगी, सरल रेखे ना होकर एक अपने कर्व की भांति ऐसे मिलती है। इस वक्र की बात, इसको अपन बोलते हैं OA
वक्र की भांति होती है, ऐसा अपने को मिलता है। फिर होता क्या है, अगर अपने एच का मान इस पॉइंट के बाद अगर अपन करंट और बढ़ाए, मतलब एच और बढ़ाए, तो बी के मान में कोई वृद्धि नहीं होती। मतलब इसके अंदर जितने भी डाइपोल्स थे, इसके जो परमाणु थे, छोटे चुंबक के बिंदु थे, वो सारे के सारे एक दिशा में लग चुके, यानी इसको बोलते हैं चुंबकीय संतृप्ति। मतलब इस पॉइंट के बाद अगर अपन एच का मान बढ़ाए तो बी के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है, इसे बोला जाता है मैग्नेटिक सैचुरेशन, चुंबकीय संतृप्ति। ठीक है, एच का वह अधिकतम मान जिसके पश्चात बी के मान में कोई वृद्धि नहीं होती, चुंबकीय संतृप्ति कहलाती है। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, ये हो गया। अब अपन करंट को कम करना शुरू करते हैं, करंट को कम करना शुरू करते हैं। तो करंट को कम करेंगे तो एच चुंबकन क्षेत्र में क्या होगी, कमी होगी। तो कमी होगी तो ये कमी कुछ ऐसी आएगी, मतलब कमी तो होगी, तो एच के मान में कमी करते करते कुछ ऐसा, कुछ ऐसा होगा। अब एच को कम करते करते करते, मतलब आई को कम करते करते जीरो कर दिया, आई को कम करते करते जीरो कर दिया, मतलब एच भी कम होते होते जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो, लेकिन इस टाइम बी का मान जीरो नहीं हुआ, बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट, एच जीरो करने पर भी बी जीरो नहीं हुआ। ठीक है, बी पहले ओ से गए थे, एच जीरो करने पर भी बी जीरो नहीं हुआ। मतलब इसमें कुछ लोहे चुंबकीय पदार्थ में कुछ चुंबकत्व के गुण रह गए, इसमें कुछ अवशेष, कुछ रिटेन रह गया, कुछ चुंबकत्व इसमें रह गया। इस अवशेष चुंबकत्व को, इस बचे हुए चुंबकत्व को बोला जाता है धारणशीलता। क्या बोलते हैं? धारणशीलता। यानी एच बराबर जीरो करने पर भी बी जीरो आपका नहीं हुआ, इस चीज को बोलते हैं धारणशीलता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। क्लियर? फिर अपन ने क्या किया, आई को जीरो कर दिया। अब अपन ने करंट का डायरेक्शन पलट दिया, करंट का डायरेक्शन पलट दिया, मतलब हमने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, यानी इधर कर दिया माइनस, इधर कर दिया प्लस। करंट को अब पहले से विपरीत बाहर है, तो करंट को विपरीत किया तो एच भी क्या होगा, एच भी विपरीत दिशा में बढ़ेगा, एच भी विपरीत दिशा में। भाई अपन ने यहाँ एच एक्स एच ले रखा है, समझ आ रहा है कि अब अपन ने परिनालिका में करंट को चेंज कर दिया। करंट को चेंज मतलब इसकी करंट की दिशा चेंज कर दी, यानी पहले करंट अगर मान लो ऐसे बह रहा था, मान लो पहले करंट क्लॉकवाइज बह रहा है, मान लो उस टाइम ये साउथ बन रहा था और ये नॉर्थ बन रहा था। अब अपन ने क्या कर दिया, करंट को चेंज कर दिया, तो हो सकता है ये नॉर्थ बन रहा हो और ये साउथ बन रहा हो, यानी अपन ने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, ध्रुवता चेंज कर दी। अपन ने करंट मान लो एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे क्या होगा, आपका जो एच है वो विपरीत दिशा में बढ़ेगा, और एच विपरीत दिशा में बढ़ेगा तो बी के मान में कमी होगी, कमी होगी मतलब कुछ ऐसी होगी, बी के मान में कुछ कमी होते होते कुछ ऐसा ग्राफ अपने को मिलेगा। यानी इस एच के इस मान पर यहाँ से एच का कुछ नेगेटिव जो वैल्यू है वहां पर बी क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये तो समझ आ रहा है ना, एक्स पे वाई जीरो, वाई पे एक्स जीरो, सही बोला मैंने। तो यहाँ एच पे बी जीरो और बी पे एक्स जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एच पर इस जगह में बी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी एच का ऋणात्मक दिशा में वह अधिकतम मान जहां एच का नेगेटिव वैल्यू पे, मतलब एच का वह मान जहां पे बी क्या हो जाता है, जीरो। इससे बोले जाते हैं कोरेसिविटी, हिंदी में इसको बोलते हैं निग्रहिता, निग्रहिता। क्लियर? क्लियर भाई, ये जो पॉइंट है अगर इसको अपन ए बोले, इसको अपन बी बोले, तो जो ओबी भाग है, ये जो ओबी वाला एरिया, इसे बोलते हैं निग्रहिता। सॉरी, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। ओबी को बोलेंगे धारणशीलता और ओसी को बोलेंगे निग्रहिता। क्लियर? अब क्या करंट को उल्टा तो कर रखा है, अब हम करंट को और बढ़ाए, कहाँ, विपरीत दिशा में करंट को और बढ़ाते जाए, और बढ़ाते जाए, तो ये करंट को बढ़ाएंगे तो एच भी बढ़ेगा, बढ़ेगा, एच भी बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन एच का मान एक ऐसा आएगा, एच का मान, और एच बढ़ रहा है तो देखिए बी, एच बढ़ रहा है, एच बढ़ रहा है तो बी भी ऋणात्मक दिशा में नीचे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब फिर से वापस से आ जाती है चुंबकीय संतृप्ति। यानी अब इस पॉइंट के बाद, मान लो पॉइंट डी है, डी के बाद आप चाहे विपरीत दिशा में कितना भी करंट बहा लो, एच के मान में कोई वृद्धि नहीं होती। यानी यह आपको मिलेगा माइनस एच मैक्सिमम, माइनस एच मैक्सिमम, और ये था इधर आपका प्लस एच मैक्सिमम, प्लस एच मैक्सिमम। यानी इसके बाद फिर से कोई, मतलब किसमें, इस बी के मान में कोई वृद्धि नहीं हो रही। यानी ये फिर से अपने को मिल गई चुंबकीय संतृप्ति। यानी जो बात यहाँ थी वही बात फिर से अपने को वापस यहाँ मिल गई। यानी ये पॉइंट हो गया आपका
चुंबकीय संतृप्ति, मैग्नेटिक सैचुरेशन का। क्लियर। फिर अपन ने क्या किया, जो ऋणात्मक दिशा में जो विपरीत दिशा में करंट था उसको कम किया, कम किया, कम किया, कम किया, कम किया, तो कम किया तो हुआ क्या, ये बी भी कम तो हुआ, इसी बहाने कम तो हुआ लेकिन जीरो नहीं हुआ, यहाँ के अटक गए मान लो ई पॉइंट। तो इसको फिर से बोलेंगे धारण दिशा। जो पॉइंट बी था वो एक तरह से ये ई, लेकिन विपरीत दिशा में। फिर अपन ने करंट को वापस पहले वाली दिशा में बढ़ाना स्टार्ट किया तो वापस ऐसा कुछ मिला अपने को ग्राफ। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए एफ। ये होगी धारणशीलता, फिर से निग्राहिता, फिर से ये निग्राहिता। तो इस जो अपने को वक्र मिला, इस वक्र को अपन बोलते हैं बी एच वक्र। इस वक्र को अपन बोलते हैं बी एच वक्र। कौन सा वाला, जो आपका वक्र आपका ए बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से, ये जो वक्र है इसे ही बोला जाता है बी एच वक्र। इसे ही बोला जाता है बी एच वक्र। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसे ही बोलते हैं बी एच वक्र। समझ में आया कैसे क्या किया, मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया। इसे बोलते हैं निग्राहिता, इसे बोलते हैं धारणशीलता, इसे बोलते हैं चुंबकीय संतृप्ति। सेम, ये भी चुंबकीय संतृप्ति, ये भी धारणशीलता, और ये भी धारणशीलता, और ये भी निग्राहिता। तो ये सारी बातें मैं आपको लिख देता हूँ। ये आपका ABCD तो क्या हो गया, ए से बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए। इसे तो बोलते हैं बी एच वक्र या चुंबकीय सैटिल्य वक्र। क्लियर। मैं बनाता हूँ फिर से, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई से एफ और एफ से इसे क्या बोलते हैं अपन, चुंबकीय सैटिल्य वक्र। आप लिख देना चुंबकीय सैटिल्य वक्र, मैं इसको बी एच वक्र लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एच मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखिए OB को बोलते हैं धारणशीलता। OB को क्या बोलते हैं, धारणशीलता। मतलब जहां H तो 0 हो लेकिन B 0। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं लिख रहा हूँ OB को लिख रहा हूँ मैं धारणशीलता। क्या लिख रहा हूँ, धारणशीलता। मतलब H तो 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं हुआ। कौन सा वाला पॉइंट, ये B पॉइंट। और OC को बोलते हैं निग्राहिता, कोरिएसिविटी। निग्राहिता मतलब यहाँ पे क्या हो गया, H तो 0 नहीं है लेकिन B क्या हो गया, 0। ये वाला OC को बोलते हैं निग्राहिता। ये H का अधिकतम मान, इसको बोलते हैं चुंबकीय संतृप्ति। चुंबकीय संतृप्ति, बोलो क्लियर है, चुंबकीय संतृप्ति। ठीक है, और ये भी चुंबकीय संतृप्ति, ये धारणशीलता और ये फिर से निग्राहिता। तो यही थी बात। क्लियर हो गया। तो B का जो H के साथ परिवर्तन है उसे हम बोला जाता है चुंबकीय सैटिल्य वक्र। और चुंबकीय सैटिल्य वक्र प्राप्त करने के लिए अपन लोहे चुंबकीय पदार्थ लेते हैं जो शुरू में पूर्ण रूप से विद्युत चुंबकीय पूरा डीमैग्नेटाइज होता है। ये आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, इसी बात को मैंने नीचे लिख रखा है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ लिखा हुआ, तो आप समझ में आ गया होगा। हेडिंग आ लीजिए चुंबकीय सैटिल्य वक्र और इसमें लिख भी लीजिए, क्योंकि पूरा थ्योरी मैंने आपको समझा दिया। जो मैंने बातें बोली वो मैंने बोर्ड पे लिख भी रखी सारी बातें। तो देखिए लिखिए चुंबकीय सैटिल्य वक्र, तो क्या लिखा है, B का H के साथ परिवर्तन। सिंपल तो ये। तो देखिए किसके लिए लिखेंगे, लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए। तो क्या होगा, किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ, आप लिख भी लीजिए, मैं आपको बोल देता हूँ, किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र के, यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ देखो, यहाँ है चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकन तीव्रता। इससे अपन क्या बोलते हैं, H को बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता H के साथ परिवर्तन, H के साथ परिवर्तन वक्र को सैटिल्य वक्र कहते हैं। क्लियर। फिर ये एक बंद वक्र होता है, इसे BH वक्र भी बोलते हैं। तो आगे लिखा है यह एक बंद वक्र होता है, इसे BH वक्र भी कहते हैं। क्लियर। तो ये बंद वक्र दिखा ना, बंद है, बंद बन गया। ठीक है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब उत्क्रमण नहीं, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होता है वैसे। ठीक है, ये एक बंद वक्र होता है, इसे BH वक्र भी बोलते हैं। क्लियर। ठीक है, अब आगे देखिए, सैटिल्य वक्र प्राप्त करने के लिए लोहे चुंबकीय पदार्थ लेते हैं जो प्रारंभ में, यहाँ लिखा हुआ है, जो प्रारंभ में पूर्ण रूप से विचुंबकित होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आपको देखो, दिख रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ इसे परिनालिका, यहाँ मैंने आगे लिखा है इसे परिनालिका में रखकर परिनालिका में धारा I प्रवाहित करते हैं, जिससे चुंबकन क्षेत्र
कैपिटल एच, ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है एन आई। आता है कैसे आपको पता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई होता है, और अपने अगर म्यू नॉट को नीचे ले जाए इसके तो बी बाई म्यू नॉट बराबर एन आई बनता है, और इसको अपन एच बोलते हैं। अपन पहले चुंबकीय राशि में जो संबंध, जो विभिन्न चुंबकीय राशि थे वो अपन ने पढ़ा था चुंबकन क्षेत्र के बारे में, तो इसको अपन एच बोलते हैं। तो चुंबक परिनालिका में जिससे चुंबकन क्षेत्र एच बराबर एन आई उत्पन्न होता है तथा पदार्थ चुंबकित होने लगता है। चुंबकित हो रहा है, फिर यहाँ तक बढ़ा, फिर अपने कम किया, वो मैंने सारी बातें आपको अभी बोल के बता दी थी। तो फिर आगे लिखा है हेडिंग, इसमें ऐसा लिखना होगा बोर्ड में भी, देखो डायग्राम बनाना है इसमें ना, ये डायग्राम और डायग्राम, आप ये लिखने के बाद जैसा मैंने बोर्ड में लिखा ना वैसा वैसा छाप लीजिए, ऐसा आपको बोर्ड में करना है। फिर आगे लिखा है मैंने चुंबकीय संतृप्ति, ये आपको पॉइंट लिखना है, चुंबकीय संतृप्ति क्या होती है, धारणशीलता क्या होती है, निग्राहिता क्या होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है चुंबकीय संतृप्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन, मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो ये क्या आपको वही ये वाला एच का जो मैक्सिमम वैल्यू वहाँ जहाँ जिसके बाद बी के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो वही लिखा हुआ है चुंबकन क्षेत्र एच का वह मान जिसके पश्चात, चुंबकन क्षेत्र एच का वह मान जिसके पश्चात एच के मान में वृद्धि करने पर भी बी के मान में, भाई चुंबकन क्षेत्र एच का वह अधिकतम मान जिसके पश्चात एच के मान में वृद्धि करने पर बी के मान में वृद्धि नहीं होती है, चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। इस पॉइंट की बात हो रही है, क्लियर। आगे देखिए, आगे पॉइंट इसकी बात करते हैं धारणशीलता की। तो धारणशीलता समझ आ गया था, लोहित, देखो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ लिखिए आप धारणशीलता, लगा लीजिए रेड पेन से, धारणशीलता, ब्लैक पेन से, रेड से ब्लैक पेन से, धारणशीलता लिख लीजिए। लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए H बराबर 0 करने पर भी, भाई H तो 0 हो गया इस पॉइंट पर, H तो 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं हुआ, इसे तो बोलते हैं धारणशीलता। ये वाली इसने धारण कर लिया, कुछ चुंबक तो धारण कर लिया इसने, रख लिया अपने पास। तो धारणशीलता, लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए H बराबर 0 करने पर भी उसमें चुंबकीय गुण उपस्थित रहते हैं, इसे धारणशीलता कहते हैं, इसे धारणशीलता कहते हैं। क्लियर। एक बार आप पॉज करके ये लिख के यहाँ तक डायग्राम बना लो, उसके बाद नीचे लिख लो, ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ ना, ठीक है। अब आगे देखिए निग्राहिता, आगे क्या है निग्राहिता, निग्राहिता इंग्लिश में बोलते हैं कोरेसिटिविटी। तो देखो ये क्या होता है, ये वाली वैल्यू, यानी जहां B 0 हो गया लेकिन H मतलब H ये वाला, इसको बोलते हैं। तो लिखिए निग्रह, चुंबकन क्षेत्र H का ऋणात्मक दिशा में, अगर आप इसको धनात्मक दिशा बोल रहे हो तो ये क्या बन जाएगा ऋणात्मक, ये H ऋणात्मक और ये H धनात्मक, ये B धनात्मक और नीचे वाला B ऋणात्मक। तो चुंबकन, देखो निग्राहिता, चुंबकन क्षेत्र H का ऋणात्मक दिशा में वह मान, चुंबकन क्षेत्र का, इस चुंबकन क्षेत्र H का ऋणात्मक दिशा में वह मान जहां B बराबर 0 हो जाता है, जहां B बराबर 0 हो जाता है, जहां B बराबर 0 हो जाता है, निग्राहिता कहलाता है, निग्राहिता कहलाता है। क्लियर। आगे आती है शैथिल्यता, आगे क्या आती है शैथिल्यता, यहाँ तक क्लियर, ये BH वक्र की बातें हो गई। आगे नया टर्म से डिस्कस करते हैं शैथिल्यता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हिस्टेरेसिस। शैथिल्यता ये क्या होती है, तो देखिए आपने एक चीज देखी होगी इस ग्राफ के अंदर कि H तो 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं है, जो B है ना वो H के पीछे चल रहा है, B है H को फॉलो कर रहा है, B H के पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं अपन शैथिल्यता। और एक चीज इसमें खास बात हो ये है कि H के किसी दिए गए मान के लिए B का कोई यूनिट वैल्यू अद्वितीय मान नहीं होता है, कि देखो H का अगर ये मान है तो H के इस मान के लिए, H के इस मान के लिए B का एक मान ये भी है और B का मान एक ये भी है। आरे बात समझ, H का ये मान है, यहाँ तो H तो फिक्स रहेगा हर जगह, भाई H यहाँ H, लेकिन H के किसी दिए गए मान के लिए कोई B की यूनिट वैल्यू नहीं है, कोई अद्वितीय वैल्यू नहीं है, मतलब कोई एक वैल्यू नहीं है। H के इस मान के लिए B का मान ये भी है और B का मान ये भी है, यानी H के दिए गए मान के लिए कोई B की अद्वितीय वैल्यू, कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती है, इससे अपन क्या बोलते हैं शैथिल्यता। ये डिपेंड करता है उसकी फास्ट हिस्ट्री पे, क्या थी बताओ उससे पहले क्या हुआ। इसके साथ में H के लिए B का मान फिक्स करने के लिए अपन देखते हैं कि ये पदार्थ चुंबकित हो रहा है या विचुंबकित। जैसे ये वाला हो रहा है इसने वापस विचुंबकित, फिर ये हो रहा है
चुंबकित। ये वाला कौन सा पार्ट है, विचुंबकित, और ये वाला क्या हो रहा है, चुंबकित। भाई यहाँ तो देखो अपन ने H कम कर रहे हैं, कम कर तो B0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे कम होता होता है, यहाँ पे B0 हो गया। तो ये इसको बोलते हैं, यानी ये वाला पार्ट है विचुंबकित का और ये वाला पार्ट है चुंबकित का, यानी पूरा हो गया चुंबक का चुंबक तल का पूरा एक चक्कर हो गया। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, धारण सेटिलता, स्ट्रेस। तो आगे लिखिए, समझ आया कि नहीं आया। B का मान H के मान के पीछे रहता है और H के दिए गए मान के लिए कोई B की यूनिक वैल्यू नहीं होती, एडिटिव वैल्यू नहीं होती, एडिटिव मान नहीं होता, इसे बोलते हैं सेटिलता। तो लिखिए आगे सेटिलता स्ट्रेसिस। तो ये को इसमें क्या लिखा है, BH वक्र में B का मान, BH वक्र में B का मान सदैव H के पीछे रहता है, B का मान सदैव H के पीछे रहता है तथा H के दिए गए मान के लिए B का कोई अद्वितीय मान नहीं होता, इसे सेटिलता हिस्टेरिसिस कहते हैं। क्लियर, देखो भाई अगर यहाँ पे आप समझाया कि मान लो आपने H का ये मान पकड़ लिया, तो H के इस मान के लिए B का मान ये भी हो सकता है इधर, और B का मान ये भी हो सकता है, यानी कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिलती, इसे बोलते हैं सेटिलता। क्लियर, फिर आगे स्टेज में होता है सेटिल्य ह्रास, हिस्टेरिसिस लॉस, सेटिल्य हानि, हिस्टेरिसिस लॉस, इसको सेटिल्य हानि भी बोलते हैं, सेटिल्य ह्रास भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, अपन पदार्थ के चुंबकन के समय इसको ऊर्जा देते हैं, ठीक है, और विचुंबकित जब इसको करते हैं तो विचुंबकित अपने आप नहीं हो पाता, यानी विचुंबकित करने के लिए इसको अतिरिक्त ऊर्जा और देनी पड़ती है। देखो ये वाली इसको अतिरिक्त ऊर्जा और देनी पड़ती है, इसे बोलते हैं सेटिल्य ह्रास। यानी भाई अपने जो ऊर्जा दी थी वो ऊर्जा डीमैग्नेटाइज विचुंबकित होते समय वापस पूरी रिलीज नहीं हो रही, पूर्ण रूप से पूरी मुक्त नहीं हो रही, उसको और विचुंबकित करने के लिए बाहर से और ऊर्जा देनी पड़ रही, यानी चुंबकन के एक पूर्ण चक्कर में ऊर्जा की हानि हो रही है, इसे ही बोला जाता है सेटिल्य लॉस, मतलब हिस्टेरिसिस लॉस, सेटिल्य ह्रास। क्लियर है, और इसका जो मान होता है वो होता है VAN। क्या होता है, इसकी जो वैल्यू आती है, इसको मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना चाहिए तो आता है VAN, जहां पे V होता है पदार्थ का आयतन, A होता है इस BH वक्र का क्षेत्रफल और N होती है आपकी आवर्ती, करंट की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट की आवर्ती मतलब। क्लियर, लो समझ में आया। तो नेक्स्ट टॉपिक डाली सेटिल्य ह्रास, इंग्लिश में इसको बोला जाता है हिस्टेरिसिस लॉस। ये क्या होता है, देखिए मैंने लिख रखा है, आप लिख लीजिए, आप एक बार से पॉज करके लिख लेना। चुंबकन, जैसे मैं बोल देता हूँ, अगर कुछ वर्ड आपको समझ में लिखा हो, समझ में नहीं आए तो देखिए, चुंबकन के समय पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करता है, चुंबकन के समय पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करता है, और चुंबक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चुंबकन के समय पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करता है और विचुंबकन के समय ऊर्जा मुक्त करता है, विचुंबकन के समय ऊर्जा मुक्त करता है, परंतु यहाँ तक क्लियर भाई, चुंबकन के समय पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करता है और विचुंबकन के समय ऊर्जा मुक्त करता है, परंतु चुंबकन के समय ग्रहण ऊर्जा विचुंबकन के समय पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाती है, परंतु चुंबकन के समय ग्रहण ऊर्जा विचुंबकन के समय पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाती है, बल्कि विचुंबकन के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, अतः चुंबकन के एक पूर्ण चक्कर में ऊर्जा की हानि होती है, इसे सेटिल्य ह्रास कहते हैं। क्लियर, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सेटिल्य ह्रास मैंने ऑब्लिक करके लिखा है, सेटिल्य हानि भी बोलते हैं, सेटिल्य ह्रास भी बोलते हैं। इसका बराबर फॉर्मूला होता है पदार्थ का आयतन इंटू BH वक्र का क्षेत्रफल इंटू में आवर्ती, शॉर्ट में बोलते हैं Q मतलब ऊर्जा हानि, बराबर V मतलब वॉल्यूम मतलब पदार्थ का आयतन, A मतलब क्षेत्रफल किसका, BH वक्र का, इंटू में स्मॉल m आवर्ती इसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो आप इसको यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इतनी बात है क्लियर, मेरे साथ आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें होती है BH वक्र के आधार पर, कुछ कंक्लूजन है, कुछ निष्कर्ष है, स्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक, किसकी धारिता अधिक होती है, किस पदार्थ का BH वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है, किसका कम होता है, तो वो बातें फिर से कहते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, एक बार आप अगर नहीं किया तो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं नीचे वाली बातें रब कर सकता हूँ, हटा दूँ, तो एक बार
चलिए मैं नीचे वाला रब कर रहा हूँ, ये और उठा देते हैं। तो देखिए कुछ बातें आप लिख लीजिए, ये कुछ बातें वो BH वक्र से ही देखने को मिलती है। क्या होती है BH वक्र से? देखिए कुछ बातें हैं जो अपने को BH वक्र से मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अपने को BH वक्र देता है। शीतलीय ह्रास आपने देखा, शीतलीय ह्रास जैसे ट्रांसफार्म वगैरह होते हैं वो आपका गर्म हो जाता है, वहाँ पे शीतलीय लॉस वगैरह होते हैं। अपने को यहाँ जब AC अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे उस टाइम अपने को बातें काम में आएगी। तो देखिए पहली बात, जो आपका नरम लोहा होता है ना, तो कुछ पॉइंट्स लिखिए जो आपको लिखने पड़ेंगे। नरम लोहे की धारणशीलता, नरम लोहे की धारणशीलता क्या होती है? अधिक होती है। देखो अब कुछ पॉइंट्स आपको लिखने। नरम लोहे की धारणशीलता जो होती है वो नरम लोहे की धारणशीलता स्टील से अधिक होती है। कुछ पॉइंट्स इसके नीचे लिखिए। नरम लोहे की धारणशीलता स्टील से अधिक होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। और स्टील की जो निग्राहिता होती है, स्टील की निग्राहिता, स्टील की निग्राहिता, स्टील की निग्राहिता, स्टील की निग्राहिता नरम लोहे से अधिक होती है, नरम लोहे से अधिक होती है। और जो स्टील के लिए जो BH वक्र का ये भी जो BH वक्र है, स्टील के लिए BH वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। और नरम लोहे के लिए BH वक्र का क्षेत्रफल कम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टील के लिए BH वक्र का क्षेत्रफल, BH वक्र का क्षेत्रफल नरम लोहे से अधिक होता है, नरम लोहे से अधिक होता है। यानी उल्टा ही बोल सकते हो क्या कि नरम लोहे के लिए BH वक्र का क्षेत्रफल स्टील से कम होता है। ये बात यहाँ से बोली जा सकती है। फिर अपन बात करते हैं स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं। तो देखिए जिनकी एक बात इसमें और होती है, जिनके ऐसे पदार्थ जिनके लिए निग्राहिता का मान अधिक होता है वो चुंबकीय रूप से कठोर होते हैं, और जिनके लिए निग्राहिता कम होती है, जिनके लिए निग्राहिता कम होती है वो चुंबकीय रूप से कोमल होते हैं। तो लिखिए जिन लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए निग्राहिता अधिक होती है वो क्या होते हैं? चुंबकीय रूप से कठोर होते हैं। और जिनके लिए निग्राहिता का मान कम होता है वो चुंबकीय रूप से कोमल होते हैं। लिखिए आगे लिखिए, जिन लौह, कुछ पॉइंट से आपको याद होना चाहिए, जिन लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए, जिन लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए निग्राहिता अधिक होती है, निग्राहिता अधिक होती है, वे चुंबकीय रूप से कठोर होते हैं, वे चुंबकीय रूप से कठोर होते हैं। तथा जिनके लिए निग्राहिता कम होती है, तथा जिनके लिए निग्राहिता कम होती है वे चुंबकीय रूप से कोमल होते हैं, जैसे नरम होते हैं, चुंबकीय रूप से कोमल होते हैं। क्लियर? ऐसे। और देखिए अपने को जब स्थायी चुंबक बनाना होता है तो उसके लिए ऐसा लोहा चुंबकीय पदार्थ यूज करते हैं जिसके लिए धारणशीलता, निग्राहिता और BH वक्र का क्षेत्रफल अधिक हो। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए ऐसे लोहे चुंबकीय पदार्थ को उपयोग करते हैं जिनके लिए धारणशीलता, निग्राहिता और BH वक्र के क्षेत्रफल का मान क्या हो? कम हो। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो ये 2 पॉइंट आपको और लिखने पड़ेंगे। तो इसको कर दे। BH वक्र क्लियर है? ये वाला ABCDEFA। तो आगे लिखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए, इसको भी रब कर देता हूं मैं। नोट नहीं किया तो बैक करके पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे स्थायी चुंबक बनाने के लिए आता है ना, स्थायी चुंबक बनाने के जो है चुंबकीय पदार्थ यूज करेंगे उसके धारणशीलता क्या होनी चाहिए, निग्राहिता क्या होनी चाहिए। तो इसमें लिख लीजिए, क्या लिखोगे? तो लिखिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए, स्थायी चुंबक
बनाने के लिए उन लोहे चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन लोहे चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनकी धारणशीलता, निग्राहिता व BH वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है। BH वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है। और आगे अस्थायी चुंबक, इसका उल्टा कर दीजिए। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उन लोहे चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनके लिए धारणशीलता मीन्स रिटेंटिविटी, निग्राहिता मतलब कॉन्सिटिविटी व BH वक्र का क्षेत्रफल कम हो। कई बार देता है देखो BH वक्र का क्षेत्रफल बना के देता है। ऐसा कर मान लो, जैसे मान लो ये दे रखा है, जैसे मान लो तो मैंने कुछ बड़ा सा ऐसा दे रखा है, मतलब बड़ा मैंने ऐसे बना दिया, और मान लो छोटा सा ऐसा दे रखा है, तो बताओ ये स्टील का कौन सा है और नरम लोहे कौन सा है? ये तो होगा नरम लोहे का और ये होगा स्टील का। स्टील के लिए BH वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है और नरम लोहे के लिए कम होता है। तो कुछ बातें होती है जो अपने को BH वक्र से पता चलती है। तो आपका चुंबक क्षेत्रफल वक्र, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको जितनी पॉसिबल थी मैंने आपको दे दी है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।